हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा कि जो एड्स है या जो एसटीडी डिसीजेस हैं उनका डायग्नोसिस, उनका ट्रीटमेंट और उन पर कंट्रोल किस टाइप से करते हैं। देन इसके बाद आज हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारी इनफर्टिलिटी या जिसे हम वंध्यता कहते हैं, वंध्यता क्या है और इसके टाइप्स कितने हैं, मेल में फीमेल में किस किस प्रकार से पाई जाती है। तो यदि हम बात करें इनफर्टिलिटी या वंध्यता की, तो इनफर्टिलिटी या वंध्यता में कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री यानी कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो किसी भी कारणों से एक नई संतान को जन्म देने में असमर्थ रहते हैं या उनमें जन्म देने की क्षमता नहीं पाई जाती, और इसी गुण के लिए या इसी विकार या इसी दोष के लिए हम इनफर्टिलिटी या वंध्यता या बांझपन कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि इनफर्टिलिटी कितने टाइप्स की होती है, तो जो इनफर्टिलिटी या जो वंध्यता होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारी प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकंड है हमारी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब यदि हम बात करें प्राइमरी इनफर्टिलिटी या प्राथमिक वंध्यता की, तो ये जो वंध्यता होती है ये मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती है, लेकिन जो हमारी प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है उसकी क्वालिटी ये होती है कि जो हमारी मेल या फीमेल होते हैं वो उनमें गर्भधारण करने की क्षमता पहले होती है, लेकिन फिर अन्य किसी कारण से नहीं होती, और जो हमारी प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है उसमें गर्भधारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती, और जो हमारी सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है या जो द्वितीयक वंध्यता होती है, इस द्वितीयक वंध्यता में पहले गर्भधारण हो चुका है लेकिन अब किसी भी विकृति से या किसी भी अन्य कारण से यह जो गर्भधारण करने की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है, और इसी गुण के लिए हम द्वितीयक वंध्यता कहते हैं। अब यदि हम बात करें कि पुरुषों में या जो हमारे मेल्स होते हैं इनमें किस टाइप की इनफर्टिलिटी पाई जाती है, तो जो हमारे मेल्स होते हैं उनमें फर्टिलिटी इस टाइप से पाई जाती है कि जो सीमेन होता है या जो हमारा वीर्य होता है, इस सीमेन में स्पर्म की संख्या बहुत ही कम हो जाती है या फिर ना के बराबर हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा सीमेन है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा कम हो जाती है, और जैसे कि एक जो उर्वर फर्टाइल मेल होता है उस मेल में एक बार में 3 से 4 ml जो स्पर्म होते हैं वो स्खलित होते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि किस टाइप और किस कारण से नहीं होती, तो फ्रक्टोज की मात्रा कम हो जाना या टेस्टिस में किसी भी विकृति का आ जाना और कई अन्य कारण। और यदि हम बात करें कि जो हमारे मेल्स में इनफर्टिलिटी होती है उसका मेन फैक्ट क्या है, तो इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं। इन टर्म के लिए हमारे लिए समझना है, सबसे पहले आता है क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म एक प्रॉपर्टी होती है इनफर्टिलिटी की मेल्स में, और इसमें क्या होता है कि जो हमारे मेल होते हैं उन मेल में जो टेस्टिस हैं वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते, और इस कारण से स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, और इसी जो क्वालिटी है या इसी दोष के लिए हम क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन रुक जाता है, स्पर्म फॉर्मेशन ऑफ हो जाता है, और सेकंड जो हमारा क्रिप्टो ऑर्किडिज्म होता है, इस क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में जो टेस्टिस होते हैं वो स्क्रोटम या वृषण कोश में उतर नहीं पाते, टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आ पाते। देन इसके बाद यदि हम बात करें कि ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया क्या है, तो ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया। तो जो ओलिगोस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया के लिए हम अल्प शुक्राणुता भी कहते हैं।
अल्प का मतलब होता है बहुत ही कम या न्यून। तो ओलिगोस्पर्मिया में क्या होता है कि जो हमारा सीमेन होता है या जो वीर्य होता है उसमें शुक्राणु या जो स्पर्म होते हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाती है, और इसी टर्म के लिए हम ओलिगोस्पर्मिया या अल्प शुक्राणुता कहते हैं। देन इसके बाद एक और टर्म आता है, वो है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया के लिए हम अशुक्राणुता कहते हैं, अशुक्राणुता। और ओलिगोस्पर्मिया के लिए अल्प शुक्राणुता, अल्प शुक्राणुता। एग्जामिनर आपसे ओलिगोस्पर्मिया पूछे तो आपके लिए बताना है कि सीमेन में स्पर्म की संख्या कम होना ओलिगोस्पर्मिया है, और यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि एजोस्पर्मिया क्या है, तो जो हमारा सीमेन है, इस सीमेन में जो हमारे स्पर्म होते हैं उनकी अनुपस्थिति या मतलब नॉन प्रेजेंट अनुपस्थिति एजोस्पर्मिया या अशुक्राणुता कहलाती है, जिसमें हमारे सीमेन में स्पर्म पाए ही नहीं जाते। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि जो हमारा सीमेन होता है, एक अच्छे सीमेन की क्वालिटी क्या होती है, तो इस सीमेन में लगभग 2 लाख से भी अधिक या मिनिमम तो 2 लाख होने ही चाहिए, 2 लाख या इससे भी अधिक स्पर्म पाए जाते हैं। और ये जो स्पर्म है वो मैच्योर होते हैं, लेकिन आपको पता है कि सभी स्पर्म जो हैं वो एग से क्रॉस नहीं कर सकते, कोई एक स्पेसिफिक ही करता है। देन उसके बाद जो जिससे प्रोसेस होती है वो ऑफ हो जाती है। फिर इसके बाद आता है स्त्रियों में बंध्यता। स्त्रियों में बंध्यता क्या होता है, इसके पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे कि हाइड्रोसील क्या है। हाइड्रोसील, हाइड्रोसील क्या है? तो हाइड्रोसील में क्या होता है कि जो हमारे स्पर्म होते हैं या जो हमारा टेस्टिस होता है, टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और जब इस टेस्टिस में पानी भर जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए हम हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है जल, हाइड्रो का मीन्स यहाँ से वाटर से है। तो जब हमारा टेस्टिस वाटर से फिल हो जाता है तो इस टर्म के लिए हम हाइड्रोसील कहते हैं। तो ये थी हमारी कि मेल्स में इनफर्टिलिटी पाए जाने के क्या क्या कारण हैं। पहला ये कि उसमें क्रिप्टोऑर्किडिज्म है, ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, और ये हाइड्रोसील है, और सीमेन में फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ही कम है। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि फीमेल्स में इनफर्टिलिटी किन कारणों से पाई जाती है, तो जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। इनमें से एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि जिसमें हमारी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जो हमारी फैलोपियन ट्यूब या जो अंडवाहिनी नलिका होती है, उस अंडवाहिनी नलिका का संकरा होना या उसमें किसी भी प्रकार की विकृति का आ जाना, जिस कारण जो अंडाणु है वो फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश ना कर सके। तो फर्स्ट है हमारा कि फैलोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर होना। और यदि हम सेकंड की बात करें कि सेकंड क्या है, तो इसमें जो हमारा यूटेरस होता है या जो गर्भाशय होता है उसका फाइब्रड होना, यानी कि उसमें वसा का अत्यधिक मात्रा में, फैट का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाना। फैट जब बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो जो हमारी गर्भाशय की एंडोमेट्रियम होती है, यानी कि जो आंतरिक दीवार होती है, उसमें फैट स्टोर हो जाता है, जिस कारण वह फाइब्रड या वसा युक्त हो जाता है। इस कारण से भी महिलाओं में इनफर्टिलिटी पाई जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें कि क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम, गायनेंडोट्रोपिन हार्मोन्स के कारण भी ऐसा होता है। क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक जो हमारा एक्स क्रोमोसोम रहता है वो एब्सेंट रहता है, और गोनेंडोट्रोपिन हार्मोन जो हमारे गोनाड्स यानी कि जो हमारे जनन अंग होते हैं उन पे कंट्रोल करता है, उसका भी, उस हार्मोन का बहुत ही कम मात्रा में सिक्रेशन होना या उसकी मात्रा में किसी भी प्रकार की विकृति का आना। अब यदि हम बात करें कि
कि जो फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स में इनफर्टिलिटी अन्य और किन कारणों से पाई जाती है। तो जो इनफर्टिलिटी है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो कि कॉर्पस ल्यूटियम के कारण रिलीज होता है। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है उस कॉर्पस ल्यूटियम का अपर्याप्त वृद्धि होना या जो हमारी कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो प्रॉपर तरीके से यदि वर्क नहीं कर पाती है तो जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रेशन का जो स्त्राव होता है वो बहुत ही लेवल कम हो जाता है और इस लेवल के कम होने से भी इनफर्टिलिटी आती है। इसके बाद है हमारा एक और टर्म आता है इसमें हाइपोथैलेमा। इस हाइपोथैलेमा में क्या होता है कि जो हमारे पीयूष कॉम्प्लेक्स होते हैं, पीयूष ग्रंथि के जितने भी भाग होते हैं या उसके जितने भी अंग होते हैं उन सभी को एक साथ हम पीयूष कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और पीयूष कॉम्प्लेक्स का प्रॉपर वर्क ना कर पाना या फिर जो हमारे थायराइड ग्रंथि है और एंड्रीनल ग्रंथि है, इन थायराइड और एंड्रीनल ग्रंथि का प्रॉपर वर्क ना कर पाने के कारण इनफर्टिलिटी आती है। और इस टर्म को जिसमें हमारी एंड्रीनल और थायराइड ग्रंथि प्रॉपर वर्क नहीं करती, इस टर्म के लिए हम हाइपोथैलेमा कहते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारी फीमेल्स थी उनमें फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम थी कि फैलोपियन ट्यूब सकता है जिस कारण एग एंटर नहीं कर पा रहा। सेकेंड जो हमारा यूटेरस है वो बहुत ही ज़्यादा फैटी हो जाता है या फाइब्रड हो जाता है। और थर्ड था हाइपोथैलेमा और कॉर्पस ल्यूटियम की अपर्याप्त वृद्धि, क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का लेवल कम हो जाना, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाना। और इसके बाद एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं हाइपरप्रोलैक्टीमिया। इस हाइपरप्रोलैक्टीमिया के कारण भी जो हमारी फीमेल्स होती हैं उनमें इनफर्टिलिटी पाई जाती है। तो आपने देखा कि इनफर्टिलिटी क्या थी और इनफर्टिलिटी मेल्स में किस प्रकार पाई जाती है, किन कारणों से होती है और फीमेल्स में किन कारणों से होती है। अब हमारे लिए पढ़ना है कि इनफर्टिलिटी के बाद भी हम किस तरह से जनन करा सकते हैं। तो इस जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा उसमें यही हमें पढ़ना है कि हम किस प्रकार से जनन करा सकते हैं, उसमें हमें सहायक जनन तकनीक के बारे में पढ़ना है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।